हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल QRS। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं हम लोग। तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस द फेडरल नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अपना संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो क्वाजी फेडरल है। और क्वाजी फेडरल में दो नेचर शो होता है, एक तो फेडरल नेचर और दूसरा यूनिटरी फीचर। एक फेडरल फीचर, दूसरा यूनिटरी फीचर। तो यहाँ पे फेडरल नेचर के बारे में पूछा है कि यहाँ पे जो 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरल नेचर को बेस्ट डिफाइन करता है। ठीक, तो पहला स्टेटमेंट है, द यूनियन लिस्ट कंटेन्स मोर सब्जेक्ट देन द स्टेट लिस्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये फेडरल नेचर को नहीं शो करता है, ये यूनिटरी फीचर को शो करता है। यूनियन लिस्ट में अगर ज़्यादा सब्जेक्ट है स्टेट से, तो ये स्टेट के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, तो ये फेडरल नहीं हुआ, फिर ये यूनिटरी फीचर हुआ, सेंटर ज़्यादा पावरफुल हुआ यहाँ पे। ठीक, दूसरा स्टेटमेंट है, द स्टेट्स इन इंडिया हैव नो राइट टू टेरिटोरियल इंटीग्रिटी। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी सही है। अपने संविधान के पार्ट 1 में ये राइट सेंटर को है कि वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंस और लैंग्वेज के बेसिस पे भी स्टेट को डिवाइड कर सकती है, मर्ज कर सकती है, या कोई स्टेट के एक पार्ट को डेट के छोटा सा पार्ट से मर्ज करके एक नया स्टेट क्रिएट कर सकती है। तो यहाँ पे जो स्टेट्स का टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, वो उसके पास वो राइट नहीं है कि वो उसको मेंटेन कर सके। ठीक, वो सेंटर के पास पावर है, तो ये यहाँ पर भी सेंटर ज़्यादा पावरफुल है, तो ये यूनिटरी फीचर में आएंगी। ठीक, थर्ड स्टेटमेंट है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज एस्टेब्लिश्ड एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम विद द सुप्रीम कोर्ट एट द टॉप एंड द स्टेट हाई कोर्ट बिलो इट। हाँ, तो ये सही है कि अपना जो जुडिशियल सिस्टम है वो इंटीग्रेटेड है। टॉप पे हाई कोर्ट है, टॉप पे सुप्रीम कोर्ट है, उसके बाद हाई कोर्ट है, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। तो ऐसे हायरार्की में काम अपना जुडिशियल सिस्टम काम करती है। लेकिन जहाँ पे ट्रू फेडरेशन होता है, जैसे USA में, वहाँ पे सेंटर के पास भी सुप्रीम कोर्ट है और स्टेट के पास भी अपना सुप्रीम कोर्ट है। ठीक, तो यहाँ पे ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी फेडरल फीचर है, लेकिन जो यहाँ पे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है वो यूनिटरी फीचर है, ना कि फेडरल है। ओके, तो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पे सही नहीं होगा। जो लास्ट स्टेटमेंट है, द कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स इन टर्म्स ऑफ द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट इन द 7th शेड्यूल। हाँ, तो ये सही है, ये फेडरल नेचर को शो करता है, द डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इस क्वेश्चन से रिलेटेड है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। ये सेकेंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट अबाउट द मेंबरशिप ऑफ द नीति आयोग। तो इसको समझने से पहले हम लोग थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं नीति आयोग के बारे में, कि नीति आयोग जो है प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को रिप्लेस की थी। ओके, और इसका जो कंपोजिशन है, कंपोजिशन कुछ इस प्रकार से है कि जो इसका चेयरमैन है वो प्राइम मिनिस्टर खुद होते हैं, वाइस चेयरमैन जो है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा अपॉइंटेड होते हैं, और अभी जो प्रेजेंटली सुमन बेरी जो है वो वाइस चेयरमैन है। गवर्निंग काउंसिल होती है जिसमें सभी स्टेट्स के CM और यूनियन एंड टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर शामिल होते हैं। रीजनल काउंसिल होते हैं, रीजनल इशू के लिए रीजनल काउंसिलिंग बनाई गई हैं, जिसमें जिस स्टेट्स का इशू है उसके जो हैं चीफ मिनिस्टर्स रहते हैं, और PM उसको खुद शेयर करते हैं या अपने नॉमिनी को वहाँ पे भेजते हैं। ओके, एडॉक मेंबर में है 2 मेंबर को हम लोग कोई लीडिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट से रोटेशनल बेसिस पे हम लोग अपॉइंट करते हैं। ओके, एक्स ऑफिसियो मेंबरशिप में मैक्सिमम 4 यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। ओके,
और प्रेजेंटली अभी जो 4 मिनिस्टर्स हैं वो हैं अमित शाह, राजनाथ सिंह, निर्मला सीतारमण और नरेंद्र सिंह तोमर। ओके। सीईओ जो है वो अपॉइंट किया जाता है पीएम के द्वारा फॉर अ फिक्स्ड टेन्योर, ठीक। और वो रैंक ऑफ सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मतलब होना चाहिए, मतलब रैंक का होना चाहिए, सेक्रेटरी के रैंक का होना चाहिए वो, ठीक, सीईओ बनने के लिए। और कुछ स्पेशल इन्वाइटीज भी होती है जो अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं विथ स्पेशलिस्ट डोमेन नॉलेज, जिसको पीएम खुद नॉमिनेट करते हैं। और फुल टाइम मेंबर्स होते हैं, अभी चार फुल टाइम्स मेंबर्स होते हैं। अभी जो है वो VK सरास्वत हैं जो फॉर्मर DRDO चीफ थे, और रमेश चंद हैं जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, BK पॉल हैं जो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट हैं। ओके। तो ये नीति आयोग का कंपोजिशन है। तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस की थी, तो ऑब्वियस है कि प्लानिंग कमीशन में कुछ खामियां रही होंगी। तो हाँ, खामियां तो थी, इसी के लिए नीति आयोग लाया गया। प्लानिंग कमीशन की सबसे बड़ी खामी ये थी कि वहाँ पे योजना 5 सालों के लिए बनती थी, और 5 सालों के लिए योजना बनना मतलब जो काम 2 साल में भी कंप्लीट होने वाला है उसको भी 5 साल तक एक्सटेंड किया जाता था, और जो काम 8 साल 9 साल में कंप्लीट होने वाला है उसको भी कॉन्ट्रैक्ट करके 5 साल तक करने का वहाँ पे प्लानिंग किया जाता था। मतलब इस कारण से बहुत सारा काम पेंडिंग रह जाता था, और जो काम पहले होने वाला है वो भी एक्सटेंड हो जाता था। दूसरा कि वहाँ पे वो जैसे नीति आयोग एक एडवाइजरी थिंक टैंक है, मतलब एडवाइस देने के लिए, लेकिन जो प्लानिंग कमीशन थी वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ठीक। और उसके पास फंड एलोकेशन का भी पावर था कि अगर कोई स्टेट को ग्रांट इन एड देना है, ग्रांट देना है या स्पेशल पैकेज देना है, तो वो प्लानिंग कमीशन डिसाइड करती थी। तो और यहाँ पे नीति आयोग में कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे सभी स्टेट्स के CM, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन एंड टेरिटरी के हैं उसको शामिल किया गया है, मतलब कोई भी पॉलिसी बनाने के लिए। तो और इसमें बहुत सारे मेंबर जो अलग अलग डोमेन के हैं, अलग अलग एक्सपर्ट हैं, उसको भी शामिल किया गया है ताकि जो वाइडर एक्सपर्टीज मिले हमको। प्लानिंग कमीशन में लिमिटेड एक्सपर्टीज थे, ठीक। और वहाँ पे स्टेट्स को सिर्फ एनुअल प्लान मीटिंग में बुलाया जाता था, और वो बस एक दर्शक के रूप में आते थे और जाते थे। सबसे बड़ी बात है कि जो प्लानिंग कमीशन थी वो टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती थी, मतलब दिल्ली में बैठ के लोग जो हैं नीचे के छोटे छोटे विलेज का योजना बना देते थे। मतलब उन लोगों का यहाँ से कोई संपर्क नहीं होता था, लेकिन ये योजना दिल्ली में बैठे बैठे बन जाती थी। लेकिन जो नीति आयोग है ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। तो इस छोटा छोटा पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा, तो आगे के क्वेश्चन में या आगे आने वाले क्वेश्चन में आपको बहुत मदद मिलेगी। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज इट्स चेयरपर्सन। तो अभी हम लोग देखा कि चेयरपर्सन, चेयरमैन जो है वो PM खुद होते हैं। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर एंड एजुकेशन मिनिस्टर आर द एक्स ऑफिसियो मेंबर्स। तो हम लोग देखे थे एक्स ऑफिसियो मेंबर में 4 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होना चाहिए, वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि बस यही 4 हों। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। आगे का स्टेटमेंट देख लेते हैं। गवर्निंग काउंसिल कंसिस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड द लेफ्टिनेंट गवर्नर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज इन इंडिया। हाँ, तो ये हम लोग देखे थे, गवर्निंग काउंसिल में सभी स्टेट के CM और लेफ्टिनेंट गवर्नर जो यूनियन एंड टेरिटरी के हैं वो होते हैं, ये भी सही है। BK सरास्वत एंड रमेश चंद आर द फुल टाइम मेंबर्स, 4 फुल टाइम मेंबर हैं। तो उसके बारे में हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था, और आपके लिए कुछ नोट्स के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट्स इज यूज्ड ओवर फेडरेशन ऑफ स्टेट्स फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। मतलब हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन ऑफ स्टेट्स यूज किया गया है, किसके जगह? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स के जगह। क्यों? तो चलिए ऑप्शन के थ्रू जाते हैं। पहला ऑप्शन है द यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। ये जो यूनियन ऑफ स्टेट्स इज अ रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट है,
ये ट्रू फेडरेशन के लिए है। जो अमेरिका में हम लोग क्वाजी फेडरल हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन क्या क्वाजी फेडरल है, जिसमें यूनिटरी और फेडरल दोनों नेचर है, दोनों नेचर को शो करती है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो है ये स्टेटमेंट जो है ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए सही है, इंडियन के लिए नहीं। ठीक। दूसरा है इट इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ओके, तो ये सही है। काहे सही है? काहे कि पार्ट 1 में ये क्लियर दिया गया है कि सेंटर अपने एडमिनिस्ट्रेटिव और लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड मर्ज कर सकती है। तो लेकिन कोई भी स्टेट्स यूनियन को नहीं छोड़ सकता है। यूनियन इंडेस्ट्रक्टिबल है, स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है। ओके। थर्ड देख लेते हैं, एज द यूनियन ऑफ स्टेट्स प्रोवाइड्स देम इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल लेजिस्लेचर। ये भी गलत है, क्योंकि जो सीट्स है लोकसभा में या राज्यसभा में वो पॉपुलेशन के बेसिस पे है। ओके। और फोर्थ जो है, एज इट इज एन इंडेस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ इंडेस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। ये अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए है। वहाँ स्टेट्स को भी नहीं डिवाइड मर्ज किया जा सकता है, ना सेंटर को कोई स्टेट छोड़ सकता। ओके। तो आगे आपके नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन एंड टेरिटरीज। आर्टिकल 239। ओके, 239 ए क्या बोलती है कि आर्टिकल 239 किसके बारे में, किससे रिलेटेड है कि यूनियन एंड टेरिटरी में, कुछ यूनियन एंड टेरिटरी में लोकल लेजिस्लेचर या कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर या दोनों। ठीक, इससे रिलेटेड है 239 ए। 239 ए किससे रिलेटेड है? 239 ए रिलेटेड है दिल्ली से, स्पेशल प्रोविजन ऑफ दिल्ली से रिलेटेड है 239 ए। और 239 बी किससे रिलेटेड है? लेफ्टिनेंट गवर्नर के जो ये ऑर्डिनेंस से रिलेटेड है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर से रिलेटेड है यूनियन टेरिटरी में। जो अपने कंट्री में ऑर्डिनेंस लाती है वो प्रेसिडेंट लाती है। और कब लाती है? जब दोनों हाउस, लोकसभा या राज्यसभा सेशन में ना हो, या एक सेशन में हो दूसरा सेशन में ना हो, उस केस में कैबिनेट के एडवाइस पे, पीएम के जो कैबिनेट होता है, यूनियन कैबिनेट के एडवाइस पे प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस लाती है आर्टिकल 123 के तहत, और उसको 6 वीक के अंदर संसद को पास करना होता है उस ऑर्डिनेंस को। अगर वो नहीं करती है तो वो ऑर्डिनेंस लैप्स हो जाता है। ओके, आगे देखते हैं, इससे रिलेटेड जो कुछ पॉइंट्स हैं वो देख लेते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो बात की गई आर्टिकल 243, हम लोगों ने पंचायत में जो पार्ट 9 है, पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9 ए म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है, पार्ट 9 बी कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, और जो शेड्यूल 11 है वो पंचायत से रिलेटेड है, और शेड्यूल 12 जो है म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड है। आर्टिकल 243 से 243 ओ तक जो है वो पंचायत के बारे में बात करती है, क्योंकि टोटल 29 सब्जेक्ट्स जो है वो शेड्यूल 11 में है, जो कि पंचायत से रिलेटेड। ओके, और जो म्यूनिसिपैलिटी से रिलेटेड उसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स है। ओके, तो 243 स्टेट के बारे में पंचायत का डिफिनीशन देती है। 239 जो है वो अभी 239 आर्टिकल जो अभी क्वेश्चन ही यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूनियन टेरिटरीज के बारे में बताती है। 239 ए जो है वो क्रिएशन ऑफ लोकल लेजिस्लेचर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और बोथ फॉर सर्टेन यूनियन एंड टेरिटरीज के बारे में बात करती है। 239 ए जो है वो स्पेशल प्रोविजन कंसर्निंग दिल्ली यूनियन टेरिटरीज के बारे में बात करती है। ओके, आर्टिकल 239 ए भी जो है वो किसके बारे में बात करती है? प्रोविजन इन केस ऑफ फेल्योर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म इन यूनियन टेरिटरीज। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म यूनियन टेरिटरी में फेल हो जाता तो उस केस में क्या प्रोविजन, उसके बारे में बात करती है। 243 एफ किसके बारे में बात करती है? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ पंचायत। ओके, आर्टिकल 243 जी किसके बारे में बात करती है?
power, authorities and responsibility of panchayats. Okay, Article 241 about the High Court of Union and Territories. Okay, ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेचुअरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। तो पहला ऑप्शन है टू एडवाइज द गवर्नमेंट ऑन द मेथड्स ऑफ रिक्रूटमेंट, प्रमोशन एंड कंट्रोल ऑफ पब्लिक सर्विसेज। ओके, हाँ ये स्टेटमेंट सही है। टू लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड राइट्स ऑफ सिविल सर्वेंट्स, ये भी सही है। टू हियर अपील फ्रॉम सिविल सर्वेंट्स एंड रिड्रेस दियर ग्रीवांसेस, कि सिविल सर्वेंट जो भी IAS IPS है उसका ग्रीवांस, उसका जो शिकायत है वो सुनना और उसको एड्रेस करना, हाँ ये भी काम वो करती है, तो ये भी सही है। लेकिन ये जो है टू सुपरवाइज द फंक्शनिंग ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, ये गलत है। ओके, कि यही पूछा है, नॉट अ स्टेचुअरी फंक्शन ऑफ यूपीएससी। ठीक, आपके नोट्स के लिए कुछ पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, आगे चलते हैं। Which one of the following is not a constitutional body? UPSC है, SPSC है, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 है, प्लानिंग कमीशन नहीं है। अभी अभी हम लोगों ने देखा था कि ये एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, एक रिजोल्यूशन से लाया गया। ठीक, तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इसको आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, किस यूनियन टेरिटरी का फॉर्मेशन किस ईयर हुआ था, उसको आपको मैच करना है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ पे जो लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार है और दिल्ली है, तीनों का जो है 1964 में था फॉर्मेशन था। चंडीगढ़ का जो है मतलब वो कब है, लक्षद्वीप का, अंडमान एंड निकोबार एंड दिल्ली का 1956 में, और चंडीगढ़ का 10 साल बाद 1966 में सेकेंड, मतलब सी का सेकेंड किस में है, ए और डी में है। ठीक, तो आगे का ऑप्शन ए का क्या है, लक्षद्वीप का, तो लक्षद्वीप जो है वो 56 में, तो ए का 1, मतलब ए 1 है, और जो ये चंडीगढ़ 10 साल बाद 1966 2, मतलब सी का 2, ए का 1, ये अच्छा सॉरी ये ऊपर वाला। ठीक, लक्षद्वीप का नीचे था। तो देख लेते हैं एक बार, जो चंडीगढ़ है और दिल्ली है और जो वो क्या बोलते हैं उसको, लक्षद्वीप है, वो क्या है 1956, उसके 2 साल पहले पुदुचेरी 1954, और उसके 10 साल बाद 1966 में जो है वो चंडीगढ़। और जैसे हम लोग जानते हैं लद्दाख और जम्मू कश्मीर अभी अभी 2019, और जो दादर एंड नगर हवेली और दमन एंड दीव को मर्ज किया गया 2020 में, वैसे दादर एंड दमन एंड दीव 1962 में खोजा गया, दादर एंड नगर हवेली 1961 का फॉर्मेशन है। ओके, तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। हाउ मेनी लैंग्वेजेज हैव बीन मेंशन्ड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो टोटल अभी कितना है 22। ओके, ओरिजिनली कितना था, ओरिजिनली 14 था। ठीक, और जो पहला लैंग्वेज ऐड किया गया वो क्या था, सिंधी, जो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967 में ऐड किया गया। उसके बाद 3 और लैंग्वेज ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली, वो कब किया गया, 71st अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। और उसके बाद 4 और लैंग्वेज को ऐड किया गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, कब किया गया, 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 में। ठीक है, तो आप अपने नोट्स के लिए थोड़ा देख लीजिए। हाँ, यहाँ पे दिया गया है कि फर्स्ट शेड्यूल किससे रिलेटेड है, तो हम लोग पहले भी पहला वीडियो में इसको डिस्कस कर चुके हैं कि जो उसमें स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का नाम दिया गया है। सेकंड किससे, जो प्रिविलेजेज, जो अलाउंसेस दिया जाता है
उससे रिलेटेड है। थर्ड किससे रिलेटेड, ओथ से। फोर्थ किससे, राज्यसभा में एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ किससे, शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सिक्स किससे है, शेड्यूल्ड मतलब ट्राइबल एरिया जो है किसका, आसाम मिजोरम, आसाम मेघालय त्रिपुरा एंड मिजोरम के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड है। सेवेंथ किससे है, जो वो 3 लिस्ट है यूनियन, सेंट्रल एंड कंकरेंट, उससे है। 8 किससे है, ऑफिशियल लैंग्वेज से है। 9 किससे है, जो लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लॉज हैं उससे हैं। 10 किससे है, एंटी डिफेक्शन लॉ से। 11 किससे है, पंचायत से है। 12 किससे है, म्यूनिसिपालिटीज से। तो इसको आप लोग एक बार याद कर लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल स्टेट्स इलेक्शन ऑफ अ प्रेसिडेंट। तो ये आर्टिकल 54 है। जो प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल है वो आर्टिकल 52 से 62 तक है। ठीक, आर्टिकल 52 क्या बोलती है कि एक प्रेसिडेंट होना चाहिए। ठीक, मतलब द प्रेसिडेंट स्टेट्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द कॉन्स्टिट्यूशन। 53 क्या बोलती है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। सब जितना भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है वो किसके, प्रेसिडेंट के नाम पे लिया जाएगा। 53 हो गया। 54 क्या बोलती है, इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। 55 क्या बोलती है, मैनर ऑफ द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, की सीक्रेट बैलेट से होना चाहिए, इनडायरेक्ट इलेक्शन, उसके बारे में बात करती है। और जो इलेक्शन हो जाने के बाद जो है क्या होता है कि 56 में टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट जो 5 ईयर्स का होता है। ठीक, आर्टिकल 57 किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एलिजिबिलिटी ऑफ री इलेक्शन। री इलेक्शन, अगर कोई आदमी फिर से इलेक्शन लड़ना चाहे, कोई कैंडिडेट, तो उसके लिए क्या एलिजिबिलिटी है। आर्टिकल 58 किसके बारे में बात करती है, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। इलेक्शन के प्रेसिडेंट में खड़ा होने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है। आर्टिकल 59 बोलती है कंडीशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफिस, कि ऑफिस, प्रेसिडेंट के ऑफिस का क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, क्या क्या सुविधा होना चाहिए उसका। आर्टिकल 60 किसके बारे में बात करती है, ओथ के बारे में। आर्टिकल 60 किसके बारे में, ओथ, शपथ के बारे में बात करती है। 61 इम्पीचमेंट, हटाने का बात करती है। आर्टिकल 62 की जो वैकेंसी क्रिएट होगी उसको भरने के लिए जो टाइम चाहिए उसके लिए, मतलब कोई प्रेसिडेंट रिजाइन करे या उसका टर्म पूरा हो जाए तो उस वैकेंसी को फिल करने के लिए जो टाइम चाहिए, और फिल होने के बाद जो ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पर्सन इलेक्टेड टू फिल अ कैजुअल वैकेंसी। हाँ, तो इसको आप एक बार नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, अगला क्वेश्चन चलते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला है, ए लॉ ऑन अ कंकरेंट subject though enacted by the parliament is to be executed by the states। ठीक, मतलब इसका कहना है कि कंकरेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स है उस पर कानून पार्लियामेंट बनाती है लेकिन उसको एग्जीक्यूट स्टेट करती है। तो ये एकदम सही स्टेटमेंट है। और दूसरा स्टेटमेंट है, ए सिंगल स्टेट कैन नॉट रिक्वेस्ट द पार्लियामेंट टू मेक अ लॉ ऑन अ स्टेट सब्जेक्ट, कि कोई एक सब्जेक्ट पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट नहीं कर सकती कि आप स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाएं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, क्या है कि 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट अगर रिक्वेस्ट करेगी पार्लियामेंट को तो पार्लियामेंट स्टेट सब्जेक्ट पे कानून बनाएगी, लॉ बनाएगी। और जब वो लॉ बना देगी तो उसको अमेंड करने का पावर भी पार्लियामेंट के पास रहेगा। उसको स्टेट अमेंडमेंट नहीं कर सकती, उसको नहीं बदल सकती उसको। ओके, तो इस यहाँ पे बोथ 1 और 2 दोनों सही है। और जो यहाँ पे आपके नोट्स के लिए यहाँ पे जो है नोट्स क्या है, आर्टिकल 246 जो है वो शेड्यूल 7 में आर्टिकल 246 में जो 3 लिस्ट है उसके बारे में बात करती है। और जो टोटल सब्जेक्ट अभी 100 है, यूनियन के पास ओरिजिनली 97 थी। ओके, और जो स्टेट के पास है वो कितना है अभी, 66 सब्जेक्ट्स है। ओके, 52 सब्जेक्ट्स किसके पास है, कंकरेंट लिस्ट में, जो ओरिजिनली 47 था, मतलब अभी 5 बढ़ गया है। ओके, तो इसको एक बार आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज अ ऑफ द कंकरेंट लिस्ट। ओके, पहला पोस्ट ऑफिस बैंक, ये यूनियन लिस्ट में है। रिमूवल ऑफ प्रिजनर्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर स्टेट, ये कंकरेंट लिस्ट का पार्ट है। ओके, यहाँ पे वन स्टेट टू अनदर स्टेट जब प्रिजनर को ट्रांसफ़र किया जाता है तो ये
किस आइटम में, किस लिस्ट में है? कंकरेंट लिस्ट में। पिलमिग्रेजेस इन इंडिया, क्या कि इंडिया में जो धर्म स्थल है इंडिया के अंदर, वो किस लिस्ट में है? स्टेट लिस्ट में। अगर आउटसाइड इंडिया होता तो वो यूनियन लिस्ट में होता। और लाइट हाउसेस जो कोस्टल एरियाज में जो एक बड़ा बड़ा बिल्डिंग बना के ऊपर में लाइट लगा दिया जाता है, जिससे जो भी शिप है उसको मतलब डायरेक्शन ना इधर उधर हो, उसके लिए जो लगाया जाता है वो भी यूनियन लिस्ट में आता है। तो एक बार आप इसको देख लीजिएगा। आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स कवर्ड बाय द कंकरेंट लिस्ट जो है वो कंकरेंट लिस्ट में जो मेंशन है वो फॉरेस्ट, एजुकेशन, इलेक्ट्रिसिटी, मैरिज एंड डाइवोर्स रिलेटेड लॉ, ट्रेड यूनियंस एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स। ओके, ये सब कंकरेंट लिस्ट में मेंशन है। तो इसके इस पॉइंट्स के थ्रू आप गो थ्रू हुई, काफ़ी मदद मिलेगी आपको। नेक्स्ट, हु सेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज क्वाजी फेडरल? ये केसी वियरी। ओके, आगे चलते हैं। कंपोजिशन ऑफ पंचायत इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो ये पार्ट 9 में। ओके, हम लोगों ने देखा है इसको। पार्ट 9 पंचायत से रिलेटेड है, पार्ट 9A म्यूनिसिपालिटी से रिलेटेड है, पार्ट 9B कोऑपरेटिव से रिलेटेड है। ओके, पार्ट 10 शेड्यूल्ड जो ट्राइब्स हैं और जो क्या बोलते हैं उसको, शेड्यूल्ड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है। पार्ट 11 जो है वो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। आर्टिकल 12 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू बिटवीन यूनियन एंड स्टेट से रिलेटेड है। ओके, आगे चलते हैं। ये मैच द फॉलोइंग है। हम लोगों ने देखा था 11th शेड्यूल किससे रिलेटेड है? 11th शेड्यूल पंचायत से रिलेटेड है, पावर्स, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत। ओके, 10th किससे? एंटी डिफेक्शन लॉ। ओके, 8 किससे? लैंग्वेज से। तो देखते हैं लैंग्वेज कहाँ है, यहाँ पे है 3, सी का 3, तो यहाँ से मैच हो जाएगा। सी का 3 एक ही में है, तो ए इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे हम लोगों ने इसको पहले भी एक बार देखा है। ओके, आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट? तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि इलेक्टोरल कॉलेज ही वोटिंग करके प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है, जो कि इनडायरेक्ट इलेक्शन है। लेकिन इलेक्टोरल कॉलेज में होता कौन कौन है? इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन एंड टेरिटरी, ओनली इलेक्टेड नॉट नॉमिनेटेड। और जो स्टेट का ओनली स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और यूनियन टेरिटरी का जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो काउंसिल नहीं। जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर वोटिंग नहीं कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के जो भी अपर हाउस होते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल होते हैं, वो भी वोटिंग नहीं कर सकते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा कर सकते हैं। ओके, राइट। इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकते हैं, राइट। नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा नहीं कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, इसको एक बार आप नोट डाउन कीजिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया। उससे रिलेटेड जितना भी पॉइंट्स हम लोगों ने देखा, ये 15 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन के बराबर है। इसमें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स को कवर किए हैं। अगर आपको मेरा मेहनत पसंद आ रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो देखते हैं तो किसी की मेहनत को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। ओके, चलिए, थैंक यू। मिलते हैं आगे के लेक्चर में।